हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम ये समझा दिया था, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं सीधा। व्हाट आर दी वेरियस मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो एक मेथड है लमसम मेथड, इंस्टॉलमेंट्स मेथड, ओपन मार्केट ऑपरेशन या कन्वर्जन। काफ़ी आसान मेथड है, मज़े से हम इसको डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे ध्यान से देखो। लमसम मेथड का मतलब क्या होता है? जब कंपनी सारा पैसा क्या करती है, एक साथ वापस करती है। जब कंपनी ने 10 लाख का लोन लिया है तो बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर। कंपनी के बाद 10 लाख रुपए का लोन आ गया, यानी कि डिबेंचर्स इशू है। अब कंपनी एक साल एक ही बार में इकट्ठा पैसा वापस कर रही। मान लीजिए टर्म्स ऑफ इशू थी कि 5 साल बाद कंपनी रिडीम करेगी, तो 5 साल बाद कंपनी ने एक ही बार में इकट्ठा पैसा क्या कर दिया, वापस कर दिया। उसको हम क्या बोलेंगे, लमसम। लेकिन बच्चों यहाँ पर कोई DRR का कॉन्सेप्ट आएगा, इस चीज़ को हमें समझना। अब आप एक बात बताओ, अपनी कॉमन सेंस लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ। अगर आज मेरी कंपनी जो है, ठीक है, मैं एक बार पेज इंसर्ट कर लूँ मेरे दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान से समझना। व्हाट इज़ DRR क्या होता है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा जो कि काफ़ी कुछ आपको सिखा कर जाएगा। अब आप एक चीज़ समझो, मैं कंपनी हूँ और आज है 1 जनवरी 2022, ठीक है बच्चों, बताओ 1 जनवरी 2022 को मैंने 10 लाख रुपए के डिबेंचर्स इशू करे, तो मेरी बुक्स में कर्जा आ गया। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैंने डिबेंचर्स इशू कर रहा हूँ तो मेरे पास बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिबेंचर कितना आ जाएगा, 10 लाख रुपए आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं 10 लाख रुपए का डिबेंचर, एक बात बताओ, क्या मैंने लोन इसलिए लिया है कि 5 साल बाद वापस करना होगा, यानी कि 31 दिसंबर 2027 की बात कर लेते हैं, ठीक है बच्चों, मान लेते हैं 31 दिसंबर को बुक्स क्लोज हो रही है, तो 31 दिसंबर 22 आ गया पहला, दूसरा क्या आ गया 23 आ गया, तीसरा क्या आ गया 24 आ गया, चौथा क्या आ गया 25 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, पहला साल का एंड, दूसरे साल का एंड, तीसरे साल का एंड, चौथे साल का, और यहाँ पर 26, 31 दिसंबर 26 है, 22 1 23 2 24 3 25 5 26, ठीक है, कोई बात नहीं, 31 दिसंबर 22 है ना, ठीक है भाई, 5वें साल के एंड। अब बताओ, यहाँ पर मुझे रिडम्पशन करनी है, ठीक है। अब मेरे पास आज पैसा आया, अगर मैं आपसे अपनी बैलेंस शीट की बात करूँ आज की डेट में, तो मेरे पास बैंक में पैसा कितना आ गया, 10 लाख रुपए, और यहाँ पर मेरे पास कर्जा भी आ गया 10 लाख का। अब बताओ, मुझे यहाँ इसको कब वापस करना है, 31 दिसंबर 25 को या 26 को, ठीक है भाई साहब। अब मुझे बताओ, क्या मैं इस पैसे को कहीं यूज़ नहीं करूँगा क्या, अपनी कॉमन सेंस लगा। सर कोई इतना मूर्ख तो इंसान होगा नहीं जो कर्जा लेगा, कर्जा लेकर क्या करेगा, यूज़ नहीं करेगा और उसको अपने पास रखेगा, और हर साल का क्या पे करेगा, इंटरेस्ट, हर साल का क्या पे करेगा, इंटरेस्ट, और फिर क्या करेगा, 5वें साल बाद इसी पैसे से क्या कर देगा, डिबेंचर्स को रिडीम कर देगा। ऐसा थोड़ी होता है। तो मेरे दोस्तों आप समझो, इस बैंक के पैसे को आप यूज़ कर लो, इस बैंक के पैसे को आप क्या कर लोगे, यूज़। आपका जो भी पर्पस हो, पर्पस कैन बी ऑफ लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। वैसे लॉन्ग टर्म का लोन ले रहे हो तो लॉन्ग टर्म हो सकता है, आप किसी प्रोजेक्ट में लगाओ, हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट करो, हो सकता है आप बिल्डिंग खरीदो। जैसे कि जनरली बंदे बिजनेस के प्रोजेक्ट्स के लिए क्या करते हैं, कर्जा लेते हैं। अभी मैंने लोन लिया 1 लाख रुपए का, लेकिन मैं इधर से क्या करा, साथ में प्रोजेक्टर ले आया, मैं इधर से मैं आईपैड ले आया, मैं 2-3 चीज़ें ले आया, बताओ सारे बच्चे। तो मेरा 1 लाख का कर्जा आ गया, और जो पैसा आया उस पैसे से मेरे पास ये आ गया। अब मैं इससे पैसा कमाऊँगा, फिर पे करूँगा। समझ, कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश करो, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो पैसा आया, ये पैसा ऐसा कैसा नहीं पड़ा रहेगा, हाँ, ये जो अमाउंट है कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगा कंपनी के प्रोजेक्ट्स में। बात आई समझ या नहीं? अब मुझे एक बात बताओ आप सभी बच्चे, तो अब कंपनी को इस चीज़ की भी टेंशन है कि यार 31 दिसंबर 26 को मैं पैसा वापस कहाँ से करूँगा। कंपनी को इस चीज़ की भी टेंशन है, क्यों भाई, कर्जा है, कर्जा तो देना ही पड़ेगा। तो बेटा कंपनी क्या करेगी, हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स कमाएगी। कंपनी हर साल क्या करेगी, कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स के लिए काम करेगी। तो कंपनी क्या करती है, जो प्रॉफिट्स कमाएगी, इस प्रॉफिट में से कुछ पैसा कंपनी अपने पास बचा लेगी। प्रॉफिट में से कंपनी एक रिजर्व क्रिएट कर लेगी, और किसके लिए रिजर्व क्रिएट कर लेगी, फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी प्रॉफिट में से एक पैसा बचाएगी और जो रिजर्व क्रिएट करेगी फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, और उसी को हम क्या नाम बोलेंगे, DRR। क्या नाम बोलेंगे उसको, तो DRR क्या होगा, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, यानी कि एक ऐसा रिजर्व विच इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ द कंपनीज प्रॉफिट,
जो कंपनी के प्रॉफिट में से क्रिएट किया जा रहा है, और विच इज़ टू बी यूज फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया मान लो, और कंपनी ने 5 का 5 लाख अगर बांट दिया, फिर तो भाई कंपनी का हाथ में क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कंपनी क्या करती है, 5 में से कुछ पैसा पहले ही निकाल लिया, ब्लॉक कर लिया। DRR इसलिए क्रिएट किया जाता है अपने प्रॉफिट को ब्लॉक करने के लिए। DRR किस लिए क्रिएट किया जाता है? अपने प्रॉफिट को ब्लॉक। क्योंकि अगर ये प्रॉफिट, यहाँ देखो आप, यहाँ समझो आप, यहाँ पर आप एक चीज़ समझो, ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 10 लाख का या 5 लाख का, अब ये बैलेंस शीट में आया, ठीक है। अब बताओ बैलेंस शीट में प्रॉफिट पड़ा आ गया 5 लाख का, तो ये फ्री प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो फ्री प्रॉफिट पड़ा हुआ तो कंपनी का मन कर जाएगा, इसे डिविडेंड दे देती हूँ, इसको बांट देती हूँ, ये है। लेकिन अब कंपनी ने क्या करा, प्रॉफिट में से पैसा हटा दिया, यहाँ पर 4 लाख शो कर दिया और यहाँ पर 1 लाख तो DRR बना। जैसे आप लोग, आपके पर्स में अगर पैसे पड़े रहेंगे तो वो पैसे क्या हो जाएंगे, यूज़ हो जाएंगे, कहीं कुछ भी खरीद लेंगे। लेकिन आप क्या करते हो, पर्स से पैसा निकाल के गुल्लक में डाल दोगे, या पर्स से पैसा निकाल के कहाँ डाल दोगे, किसी कमेटी में डाल दोगे। क्यों? आप अपने पैसे पर ब्लॉकेज लगा रहे। तो उसी तरीके से ब्लॉकेज लगाकर, तो इससे क्या होगा, पैसे जुड़ता रहेगा। अब मान लीजिए 1-1 लाख रुपए जुड़ गए कंपनी ने, तो 5 साल में कंपनी ने कितना पैसा जोड़ लिया, 5 लाख। कंपनी ने कितना पैसा जोड़ लिया, 5 लाख। और कंपनी को इतना भरोसा है कि 5 लाख तो मैं अरेंज कर ही लूँगी। कंपनी को लगा कि रिजर्व खाली 5 लाख का क्रिएट करना है, तो और कंपनी को अगर पूरा क्रिएट करना होता तो कंपनी को 10 लाख रुपए का डिबेंचर रिडीम करनी है, 5 से भाग करते 2-2 लाख का। अब वो कितना क्रिएट करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा, उसकी टेंशन मत लो। अभी आप कॉन्सेप्ट समझो कि DRR क्या है। तो DRR एक ऐसा रिजर्व है जो कंपनी अपने प्रॉफिट में से क्रिएट करती है, और फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। कंपनी अपने प्रॉफिट्स पे ब्लॉकेज लगाना चाह रही है। अगर कंपनी अपने प्रॉफिट्स पर ब्लॉकेज नहीं लगाएगी तो वो प्रॉफिट हम किसके लिए यूज़ कर लेंगे, डिविडेंड बांटने के लिए। आप पता नहीं चलेगा, समझ आया। अब यहाँ पर सेक्शन 71(4) भी आएगा, सब सेक्शन 4। तो यहाँ पर आप देखोगे कि लो ने भी कह दिया, लो ने भी बोल दिया, कह रहा भाई तुम ना मानने वाले, तुम्हारे अगर हाथ छोड़ दिए तो तुम तो। अब एक बात बताओ, कौन बंदा बनाता है रिजर्व? अब हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, मैं अपना प्रैक्टिकल लाइफ बता रहा हूँ बच्चों, हमने ना बनाया रिजर्व। सबसे बड़ी गलती मान लो, बीच में तो एक कमेटी डाली थी, गुल्लक बनाई थी, तो फिर यूज़ कर लिया। लेकिन रिज़र्व बहुत बढ़िया चीज़ होती है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन उससे स्ट्रॉन्ग। आपको भी अपनी लाइफ में ये कहा जाता है, जितने भी जो फाइनेंशियल एनालिस्ट वाले बंदे हैं या जिनको फाइनेंस की अच्छी नॉलेज है, वो क्या करते हैं, कहते हैं भाई आपकी जो इनकम हो रही है, इनकम में से पहले से ही सेविंग हटा लो, इनकम में से पहले से ही क्या कर लो, सेविंग हटा लो, और फिर आप एक्सपेंसेस करो, फिर आप उसको एक्सपेंसेस के लिए। और हम लोग उल्टा करते हैं, पहले इनकम कर लेते हैं, इनकम में से हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस, और जो बचा फिर वो, ये बहुत। तो हम लोग, हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता। मुझे औरों का तो नहीं पता, लेकिन भाई मैं अपना ज़रूर बता सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं झूठ क्या बोलूँ, मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, मैंने करोड़ों रुपए शायद कमा लिए होंगे, मुझे लगता है इतने तो कमा ही लिए होंगे। बट चलो कोई नहीं, करोड़ नहीं तो 70-80 लाख कमा लिए होंगे। लेकिन मैंने क्या करा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, और बस सेविंग मेरी कुछ हो ही नहीं पाई। हाँ, मैंने कुछ थोड़ी बहुत एसेट्स ज़रूर क्रिएट करी है, वही आप कह सकते हो मेरी कैपिटल बनी है। बट आई डोंट हैव गुड बैंक बैलेंस। मैं, या आप ये मान लो मेरा बैंक बैलेंस है ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो आपको अपनी लाइफ में एक फंडा रखना है, इस चीज़ को आप अपने माइंड में सेट कर लो, आज ही सेट कर लो। पहले इनकम होएगी, इनकम में से पहले क्या होगी, सेविंग, फिर अब चाहे आप 1000 रुपये क्यों ना कमा रहे हो, तो आप 1000 में से 100 रुपये साइड करो, 10% की आपको सेविंग कम से कम करके चलनी है। आप खुद ब खुद करोड़पति बन जाओगे, इस बात को आज अपने दिमाग में सेट कर लो। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर था कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया और प्रॉफिट में से क्या करा, DRR बना लिया, तो पैसा इकट्ठा होता चला जाए। समझ आया नहीं है? अब आप खुद सोचो ना, अगर संजय क्लासेस ने भी साल का 1 लाख रुपए का रिजर्व बनाया होता, तो संजय क्लासेस को 15 साल हो गए हैं, तो 15 लाख का हमारे पास रिजर्व ही पड़ा, और जबकि 1 लाख कोई बड़ी बात नहीं है, 8000 रुपये महीने का था। चलो कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, आपने क्यों नहीं बनाया? भाई मेरी थोड़ी मेंटलिटी ऐसी है, मैं अपनी मानसिकता बताऊं तो मैं थोड़ा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूं। तो मेरी मानसिकता ऐसी है कि जब साला टाइम आएगा ना, जब टाइम आएगा ना, तो एक ही बार में सारा रिजर्व बन जाएगा। जब टाइम आएगा ना, जब पैसा कमाने की बढ़िया वाली बारी आएगा, तो एक ही बार में सारे रिजर्व्स बन जाए। मेरे दिमाग में कुछ ऐसा चलता रहता है, बट वो कब आएगा वो देखते हैं, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिजर्व? इट इज़ क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, और DRR एक स्पेसिफिक रिजर्व है जो किसके लिए क्रिएट किया गया है, फॉर द पर्पस ऑफ। अब बच्चों ध्यान रखना, कंपनी को भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, इन्हें जितना मर्जी ज्ञान दे लो, कोई ना बनाने वाला रिजर्व।
तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इनकी गर्दन पकड़ लेते हैं, इनकी गुद्दी पकड़ लेते हैं कंपनीज को और कंपलसरी कर देते हैं। समझ में आई बात है नहीं? तो एज़ पर लॉ ध्यान रखना, ये वाला सेक्शन 71(4) होगा, इसके हिसाब से ध्यान रखना मेरे दोस्तों, आपको DRR बनाना कंपलसरी। DRR बनाना क्या होगा? कंपलसरी। गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि 100% बनाओ, गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि 100% बनाओ, गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करेगी कि 25% बनाना है, कितना बनाना है, अच्छा, वो आपको बता देंगे। ठीक है बच्चों? यस सर। वो अभी हम पढ़ लेंगे बुक में से कि कितने % बनाना है। पहले तो 25% की लिमिट होती थी कि मिनिमम 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर यू हैव टू क्लियर। तो सबसे पहले बताओ, आपको DRR क्लियर हो गया भाई? यस सर। बार बार मत पूछो कि DRR क्या हो। DRR हमेशा मेहनत के प्रॉफिट से बनेगा। हाँ, DRR हमेशा कौन से प्रॉफिट से बनेगा? मेहनत का प्रॉफिट का मतलब है वो प्रॉफिट विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डिविडेंड। ये लॉ ऑडिट में भी यूज़ कर सकता है लॉ में। तो मेहनत का प्रॉफिट का मतलब दैट प्रॉफिट विच इज़ अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। चलो सर, अब ज्ञान की बातें बहुत खत्म हुई, अब आप प्लीज़ पढ़ाओ। तो प्रोविजन अंडर द कंपनीज एक्ट फॉर इशू डिबेंचर। अच्छा भाई, क्या कह रहा है? आ कंपनी में इशू डिबेंचर विद द ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स आइदर। ठीक है, तो ये लो वाली बातें कह रहा है भाई, लो में भी देख लो, ये तो हमें भी पता है कि भैया कंपनी डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं उसको कन्वर्ट कराने के लिए इनटू शेयर्स आइदर होली और पार्टली। तो ये बात लो में यहाँ लिखी है सेक्शन 70। तो मतलब कन्वर्टेबल डिबेंचर की बात कर रहा है कि कन्वर्टेबल डिबेंचर की बात कौन से सेक्शन में लिखी हुई है? सेक्शन। तो ये आपने लो में पढ़ी भी होगी, डिबेंचर वाला चैप्टर अगर आपका होगा। प्रोवाइडेड दैट द इशू डिबेंचर विद सच ऑप्शन टू कन्वर्ट विद एन ऑप्शन टू कन्वर्ट सच डिबेंचर इनटू शेयर्स होली और पार्टली शुड बी अप्रूव्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास। अब बच्चों यहाँ यानी कि अगर आप ऐसे डिबेंचर्स इशू करने चाह रहे हो तो मेरे दोस्तों आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल। और स्पेशल रिजोल्यूशन आपको पता है, जब 3/4 यानी कि 75% वोट क्या होती है, ज़्यादा होती है, आपकी फेवर में होती है, और 25% वोट सब। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन क्या होता है? जहाँ पर सिंपली क्या होता है, 51% या उससे ज़्यादा। ठीक है बेटा, लो में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। तो ऑर्डिनरी एक और होता है यूनानिमस। यूनानिमस होता है वो बोर्ड मीटिंग्स में रहता है जहाँ पर 100% वोट्स किस में होने चाहिए? फेवर में। चलो बच्चों, तो सेक्शन 71 के हिसाब से हमें बात समझ में आ गई कि अगर आपको कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू करने हैं तो मेरे दोस्तों आपको क्या स्पेशल रिजोल्यूशन लगाना पड़ेगा। नो कंपनी कैन इशू डिबेंचर्स विच कैरी वोटिंग। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया सर, बहुत बढ़िया बात है। तो सेक्शन 71(2) कहता है कि कोई भी कंपनी वो डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती जिसमें वोटिंग राइट हो। तो वोटिंग राइट आ गया तो शेयर ही बन गए वो। तो सीधी सी बात है भाई, डिबेंचर्स ऐसे इशू करो जिसमें कोई वोटिंग राइट ना हो। अब मेन चीज़ पे आओ, इसको पढ़ो एक बार, क्या लिखा है सेक्शन 71(4). क्या कह रहा है सेक्शन 71(4) के अंदर? वेयर डिबेंचर आर इशूड बाय कंपनी देन अ कंपनी शुड क्रिएट अ DRR। मेरे दोस्तों अंडरलाइन कर लो, देन अ कंपनी शुड क्रिएट अ DRR आउट ऑफ, देखो ध्यान से, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो मेरे दोस्तों ये फ्री प्रॉफिट लिख लो, इसके सामने क्या लिख लो? फ्री प्रॉफिट। यानी कि जो आपका DRR बनेगा वो कहाँ से बनेगा? आउट ऑफ फ्री प्रॉफिट। समझ में आई बात है? नहीं? तो अगर कंपनी ने कोई डिबेंचर इशू करे हैं देन द कंपनी शुड क्रिएट अ DRR अकाउंट बनाएगी आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड अमाउंट क्रेडिटेड टू सच should not be utilized by the company for any purpose other than। समझ में आए? तो स्पेसिफिक रीजन कह रहा है जिसके लिए बनाया उसी के लिए यूज़ करो। समझ में आई बात? ये उसके जैसे मैं आप बच्चों को 11th में या छोटी क्लासेस में बच्चों को मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने एक मूवी देखी होगी, मुझसे शादी करोगी। कौन सी मूवी देखी है? तो उसमें सलमान खान बेटा 3 गुल्लक बनाता है। बताओ कौन कौन सी 3 गुल्लक बनाता है? 1 2 3। एक गुल्लक बनाता है वो अपनी, एक बनाता है भगवान के प्रसाद के लिए। कौन सी गुल्लक बनाता है? भगवान के प्रसाद के लिए। और दूसरी गुल्लक कौन सी बनाता है? माँ की आँखों का ऑपरेशन। माँ की आँख नहीं, माँ की आँखों का ऑपरेशन। मूवी देख लेना या ये देखो। और तीसरी गुल्लक क्या बनाता है? बहन की शादी के लिए। समझ में आई बात? यस सर। तो जब भी उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हर बारी वो इस वाली गुल्लक को यूज़ करता है। तो ये तो हो गया आपका जनरल रिजर्व, ये तो क्या हो गया आपका जनरल। और ये दोनों कौन से हो गए? स्पेसिफिक रिजर्व। यस सर। तो ये दीज आर क्रिएटेड ओनली फॉर स्पेसिफिक। इसको हम कहाँ यूज़ करेंगे? माँ की आंखों का ऑपरेशन कराना है तो यूज़ करो, बहन की शादी के लिए तो यूज़ करेंगे। चलो सर, तो DRR भी एक स्पेसिफिक रिजर्व है। ठीक है सर। तो सर ये सारी बातें लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लेना।
सेक्शन 74(1)(4) where debenture are issued by the company should create a debenture out of the profits of the company available for, ठीक है, and amount credited to such amount should not be utilized, ये तो हमारा हो गया है, ठीक है। इफ अ चार्ज हैज बीन क्रिएटेड एसेट्स इन द रिडम्पशन, चलो अब आप इसको देख लेना बच्चों, यहाँ पर फिक्स चार्ज फ्लोटिंग चार्ज के बारे में बता रखा है, छोड़ो। रिडम्पशन और डिबेंचर, डिबेंचर्स आर यूजुअली रिडीमेबल आइदर रिडीम्ड इन कैश और कन्वर्टेबल। देखो रिडम्पशन का मतलब है कर्जा खत्म करना, अब कर्जा जैसे मर्जी खत्म हो, तो रिडम्पशन का मतलब क्या है, कर्जा खत्म करना। अब जिससे आप डिबेंचर वालों को पैसा दे दो तो भी आपका कर्जा खत्म हो गया, या फिर डिबेंचर के आप शेयर इशू कर दो तो डिबेंचर डेबिट तो भी कर्जा खत्म हो गया। तो कह रहे हैं डिबेंचर्स को यूजुअली रिडीम करते हैं चाहे कैश में या फिर, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल डिबेंचर्स में भी, रिडीमेबल डिबेंचर्स में भी रिडीम आफ्टर फिक्स नंबर ऑफ ईयर्स, एक नंबर ऑफ ईयर्स के बाद रिडीम कर सकते हैं, एनी टाइम आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, ऑन गिविंग अ स्पेसिफाइड नोटिस बाय नोट। तो ये कहता है जो हम 5 साल बाद वापस करेंगे, सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स बाद वापस करेंगे, स्पेसिफाइड नोटिस के बाद, या फिर एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग्स का मतलब तो ड्रॉप लोड्स, कई बार हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं ड्रॉप लोड्स का मतलब क्या होता है, लॉटरी निकाल कर, क्या निकाल कर, लॉटरी। मान लीजिए 4 टाइप के डिबेंचर्स, हमें उसकी क्लैरिटी नहीं है कि किसको पहले रिडीम करना है। अच्छा, कंपनी में आल्सो परचेज इट्स ओन डिबेंचर, तो ये होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारे मेथड आएंगे, इसको हम पढ़ेंगे। व्हेन डिबेंचर आए तो ये तो सब बात की बात है, इसको हम देख लेंगे। DRR का पॉइंट था, इसको हमने पढ़ लिया है, क्या होता है इसको पढ़ लेना मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर बस ये देख लेते हैं कि कितना DRR हमें बनाना है बस। ठीक है बच्चों, इसको पढ़ लेते, तेरे को सब कुछ पढ़ा दी, वही वाली लाइन बार बार लिख रखी होगी, ठीक है। सेक्शन 71 ऑफ द कवर्स द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रिएटिंग एंड DRR। तो कहता है भाई ये रिक्वायरमेंट है, जब एक कंपनी इशू कर रही है अंडर इट शुड क्रिएट अ DRR अकाउंट आउट ऑफ प्रॉफिट, वही वाली बात आ गई। द अमाउंट क्रेडिट टू DRR शुड नॉट बी यूटिलाइज बाय द कंपनी, ये भी वही बात आ गई, है ना, रिडम्पशन के लिए यूज़ करेंगे, सिंपल वही एक ही चीज़। द कंपनी शुड पे इंटरेस्ट एंड रिडीम डिबेंचर इन अकॉर्डिंग, वो तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट का कोई लेना देना है नहीं DRR से। जब इंटरेस्ट जैसे 6 हाफ ईयरली पे करना है तो हाफ ईयरली पे करेंगे, एनुअल तो ये तो सब चीज़ें रिपीटेशन है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। वेयर अ कंपनी फेल्स टू रिडीम द DRR ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी और फेल्स टू पे द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर व्हेन द, है ना, व्हेन द ट्रिब्यूनल मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी और ऑल ऑफ द डिबेंचर होल्डर्स और डिबेंचर ट्रस्टी। देखो यहाँ गए ना, मैंने कल भी समझाई थी कि डिबेंचर ट्रस्टीज आ जाते हैं बीच में, अगर कल को कंपनी क्या करती है, अगर डिबेंचर ट्रस्टीज नहीं है तो सीधा डिबेंचर होल्डर्स की सारी, ट्रिब्यूनल का मतलब होगा कोर्ट, ट्रिब्यूनल का मतलब क्या होगा, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट काम कर सकता है, मे वर्ड यूज़ कर रहा है, मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी और ऑल ऑफ द होल्डर्स ऑफ द डिबेंचर्स और डिबेंचर ट्रस्टीज एंड आफ्टर हियरिंग द पार्टीज कंसर्न, यानी कि डिबेंचर उनको भी सुना जाएगा, कंपनी को भी, डायरेक्ट बाय ऑर्डर द कंपनी टू रिडीम द डिबेंचर फोर्थ विद द पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। तो ये क्या है यार, लो वाली बातें आ गई यहाँ पर, क्या बात आ गई, लो वाली, लो में लो की बात कह रहा है भाई, उसका कंपनीज एक्ट आ गया तो लो तो वैसे ही आ गया। वो कह रहा है अगर कोई कंपनी डिबेंचर होल्डर्स का पैसा टाइम से वापस नहीं करती है और उसका इंटरेस्ट टाइम से वापस नहीं करती है, तो जो ट्रिब्यूनल है वो ट्रिब्यूनल अपने आप नहीं करेगा, सुओ मोटो नहीं करेगा, वो डिबेंचर होल्डर्स की एप्लीकेशन पर या डिबेंचर ट्रस्टीज़ की एप्लीकेशन पर क्या कर सकता है, और जो भी दूसरी कंपनी है उनको सुनकर ऑर्डर दे सकता है, कंसर्न डायरेक्ट बाय ऑर्डर द कंपनी को बोल देगा या तो तुम डिबेंचर रिडीम करो, साथ में विद द प्रिंसिपल का अमाउंट जो तुमने इंटरेस्ट पे नहीं करा, बस। अगर DRR में बैलेंस, तो देखो ये है, ये जो मैं आपको टेबल दिख रहा था इस वाले पॉइंट की हम बात करेंगे, तो इस चीज़ पर आ जाएंगे। यही वाली सारी बातें आपकी 12th की बुक में भी है मेरे दोस्तों, ये तो 12th वाला चैप्टर है मेरे भैया। जी सर, कोई दिक्कत ही नहीं है, किस किस कंपनी को DRR बनाना है और कितना बनाना है, इस वाले पॉइंट को हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज हम इतना ही कवर करेंगे, ठीक है भाई साहब। यस सर। एडिक्वेसी ऑफ DRR एज पर रूल 18(7), तो ये रूल आ गया बच्चों को, तो रूल आप याद रखना चाहो याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। रूल 18(7) कॉन्सेप्ट तो वैसे सही है मेरा, है ना। मैं सालों से अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं बिना पढ़े आता हूँ, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो पढ़ के आता हूँ।
मस्त सही मज़ा आता है, सही बात है। हमेशा मतलब देखो पढ़ाने का सी वाला अच्छे लेवल पढ़ाने में तो सही फील सा होता है कि हाँ यार चलो एटलीस्ट आपको चीज़ें आती हैं। एज पर द रूल 18(7) ऑफ द कंपनीज, ठीक है, द कंपनी शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स विद रिगार्ड टू DRR। ठीक है बच्चों, तो ये रूल में लिखी है बात है कि DRR कितना बनाना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट इन सम ऑफ डिवेंचर दिस, है ना, DRR बनाना है। और देखो दो चीज़ें होती है, एक DRR करना होता है और एक DRI वाली बात आएगी। एक DRR वाली बात आएगी और एक कौन सी बात आएगी, DRI वाली बात आएगी। इस चीज़ को हम देखेंगे कि ये क्या हो। पहले ये है कि DRR, जो कंपनी DRR बनाएगी उसको DRI भी बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, द कंपनी शैल कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट विद रिगार्ड टू DRR की बनानी पड़े एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ सम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिबेंचर मैच्योर ड्यूरिंग द ईयर। अब DRI कितना बनता है वो अभी देख लेंगे, पहले DRR को समझ लेते हैं DRR क्या है। तो DRR शैल बी, यही वाली बात बार बार रिपीट कर रहा है, अवेलेबल फॉर प्रॉफिट। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखो, फ्री प्रॉफिट। जो DRR बनेगा वो हमेशा किससे बनेगा, रेवेन्यू प्रॉफिट, मेहनत के प्रॉफिट से बनेगा। किससे बनेगा, मेहनत के प्रॉफिट। और मेहनत के प्रॉफिट को टेक्निकल शब्दों में बोलते हैं विच आर अदरवाइज अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जिस पे जो डिविडेंड बांटने के लिए काम में है, जिस पे कोई यूज रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। द लिमिट्स रिस्पेक्ट टू एडिकेशन इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट एज। अभी लिमिट देख लेते हैं, पहले DRR देख लो किस किस को बनाना है और किस किस को नहीं बनाना है। ठीक है। तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसको कोई DRR बनाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसको रेगुलेटेड बाय RBI है, जिसको RBI ने रेगुलेट किया हुआ है, और बैंकिंग कंपनी है फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट प्लेस्ड डिबेंचर। यानी कि आप यहाँ ध्यान रखना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, है ना, जो RBI के द्वारा गवर्न हो, या फिर बैंकिंग कंपनीज हो जो पब्लिक या प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर, उसको कोई DRR बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो क्वेश्चन में पता चल जाएगा, ध्यान रखना कि वो साफ साफ लिख दो ऑल इंडिया फाइनेंशियल, तो DRR बनाना होगा। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद द मीनिंग ऑफ क्लोज 72 ऑफ दिस ऑफ द कंपनी। तो अगर कुछ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो सेक्शन 2 जो यहाँ पर गिवन है, DRR विल बी एप्लीकेबल टू NBFC रजिस्टर्ड विद द RBI एज पर थर्ड बिलो। कुछ नहीं बनाना इसको भी, DRR विल बी एप्लीकेबल टू NBFC। अब देखो यहाँ पर नीचे थर्ड वाले पॉइंट बता रहा है, फॉर लिस्टेड कंपनीज अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिस्टेड है, वो तो ऊपर ही आ गया, उसको तो DRR बनाना ही। अब अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, अगर सारी NBFC है, कौन सी क्या है, NBFC क्या होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। NBFC ध्यान रखना ये अकाउंट वगैरह नहीं खोल सकती है, ये कोई सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट ये नहीं खोल, ये लोन वगैरह प्रोवाइड करे, जैसे कि टाटा कैपिटल है, बजाज फाइनेंस, यही NBFC होती है, बैंक की तरह काम करती है, बट ये कस्टमर्स की पब्लिक डिपॉजिट्स वगैरह नहीं लेती है, ध्यान रखना। लेकिन लोन वगैरह दे सकते हैं और ये इवन क्रेडिट कार्ड भी बना सकते हैं, ध्यान रखना। ऑल लिस्टेड NBFC, जो भी लिस्टेड NBFC है, और लिस्टेड HFC है, HFC हाउस फाइनेंस कंपनीज है, ठीक है बच्चों, लेकिन रजिस्टर्ड होनी चाहिए 45A ऑफ दिस। और हाउस फाइनेंसिंग कंपनी रजिस्टर्ड विद नेशनल हाउसिंग बैंक फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली प्लेसमेंट, नो DRI। तो इसको भी DRI नहीं बनाना सीधे। तो लिस्टेड NBFC है और HFC है, उसको नहीं बनाना। अदर लिस्टेड पब्लिक कंपनी एज वेल एज अदर लिस्टेड कंपनीज फॉर बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेटली, इससे भी DRI बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। फॉर अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल। अब अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होनी चाहिए, ना बैंकिंग होनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंकिंग तो पॉइंट 1 में आ गई है। बोलो यस सर। अब अनलिस्टेड NBFC है, उसको भी कोई DRR नहीं बनाना। ठीक है। लिस्टेड NBFC तो ऊपर कवर हो गया था, अगर NBFC है तो उसका मतलब DRR बनेगा ही नहीं, ठीक है। और अनलिस्टेड HFC है, हाउस फाइनेंस कंपनी, उसको भी DRR नहीं है। इसको आप कॉपी कर लेना एक बारी, जब आप घर पे जाके हाथ से लिखोगे तो आपको माइंड ऑटोमेटिकली याद कर लेगा, ठीक है, किसको DRR। तो मतलब अभी तक आप देखो किसी को DRR बनाना ही नहीं है, चाहे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, लिस्टेड NBFCs हो, या फिर लिस्टेड HFC हो, हाउस फाइनेंस कंपनीज हो, है ना, कोई भी हो एक तरीके से। मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं यहाँ पे, मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आते हैं। हाँ, मेनली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सर, RBI के द्वारा रेगुलेटेड, और बैंकिंग कंपनीज भी है यहाँ पर। ठीक है। अब मतलब इनको तो बनाना ही नहीं है, सीधी सी बात है। अनलिस्टेड कंपनीज में भी नहीं आएगा, अदर देन स्पेसिफाइड ऑल अनलिस्टेड NBFC भी नहीं आएगा, ठीक है। अब अदर अनलिस्टेड कंपनी, यानी कि सिंपल वाली कंपनी आ गई। कौन सी कंपनी आ गई, सिंपल, जो बैंकिंग से रिलेटेड नहीं है, ध्यान रखना। और उसके अलावा अनलिस्टेड कंपनीज है तो DRR शैल बी क्रिएटेड एट द 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर। तो DRR मेरे दोस्तों कितना बनेगा, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर, ठीक है बच्चों।
तो बस यही वाला एक पॉइंट आपको याद रखना, और सबको तो बनाना ही नहीं है, बस आप इसको याद रख लो बस। अगली क्लास में जो DRR हमने बनाया है, इसको कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, ये चीज़ आपको तसल्ली से समझाऊँ। और एंट्री तो बहुत आसान है, ठीक है। एंट्री में तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, ठीक है मेरे दोस्तों। वह एक एक करके एक एक मेथड को पढ़ेंगे, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, कोई भी दिक्कत नहीं है, जितना कराया जा रहा है उसको अच्छे से करके चलो, ठीक है बच्चों। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।